बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काला रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस चंद लेक्चर्स में हम जो है वो डिस्टेंस फार्मूला और रेशो फार्मूला को डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आज भी उन्हीं की एप्लीकेशंस के पेश नज़र कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा यकीनन, जिसके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं और हमने हर पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर द वर्सेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी। नंबर 1 ट्राइंगल, नंबर 2 राइट ट्राइंगल एंड नंबर 3 वर्सेस। ट्राइंगल कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप को कहते हैं जिसके 3 कॉर्नर्स हों। सपोज करें ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये किसी भी टाइप की हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है, ये सारी ट्राइंगल्स हैं। अब कुछ ट्राइंगल्स ऐसी होती हैं जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। ऐसी ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल कहते हैं। और ट्राइंगल के ये जो कॉर्नर्स होते हैं, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, इनको वर्सेस बोलते हैं, वर्सेस। तो इसका मतलब हुआ ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, उसको हम राइट ट्राइंगल का नाम देते हैं। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी है कि ये जो गिवन पॉइंट्स हमें दिए गए हैं ये राइट ट्राइंगल्स के हैं। ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, हम इनके दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं सोल्यूशन में कि सबसे पहले पॉइंट ए और बी के दरमियान में डिस्टेंस फार्मूला लगाया गया है। हमें पता है डिस्टेंस फार्मूले के लिए कि x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 और इधर भी होल का स्क्वायर और ऊपर इसके स्क्वायर रूट। ये ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे बेटे। पॉइंट ए और बी के दरमियान ये 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी। सबसे पहले इनके एक्स कंपोनेंट दोनों के, फर्स्ट का एक्स कंपोनेंट 0 और सेकंड का एक्स कंपोनेंट √3 था। इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस लेके स्क्वायर लगा दिया। फिर वाई कंपोनेंट के दरमियान में डिफरेंस, तो 2 माइनस, एक्चुअल में 2 माइनस माइनस 1 था, तो मिलके 2 माइनस माइनस प्लस 1 बन गया। तो 2 प्लस 1 होल का स्क्वायर आ गया। सिंप्लीफाई कर लें। अब ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट में से अगर 0 माइनस भी कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का स्क्वायर रूट 3 था, ओके। अगर माइनस का स्क्वायर रूट 3 हो और ऊपर उसके बेटे स्क्वायर हो, तो ये स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा और स्क्वायर रूट के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो कैंसिल होकर सिंपल 3 आ जाएगा। तो यही 3 यहाँ पे लगाया हुआ है। इसी तरह 2 प्लस 1 जो है वो हमें पता है 3 है और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है। 9 प्लस 3 12 और 12 का फिर स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 3 का साथ स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें, यानी 2 का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें और 3 के ऊपर आप सेपरेट कर दें। ये कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 स्क्वायर रूट 3 जो है ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, ए बी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम बी और सी के दरमियान में, तो ये बी है और ये सी है। फर्स्टली हम क्या करेंगे कि इनके दोनों के एक्स कंपोनेंट जो है इनको आपस में माइनस करेंगे और स्क्वायर,
फिर देन इनके जो y कंपोनेंट्स हैं इन दोनों को आपस में माइनस करके अगेन स्क्वायर करेंगे। अब इसमें भी यही चीज़ है, -1 माइनस और सेकंड नंबर जो है वो -2 है। तो जब ये सिंप्लीफाई होगा -1 ये माइनस और ये माइनस मिलके +2, यही फैक्टर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। एंड आफ्टर देन सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई करने के बाद 3 + 1 और 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 होता है, तो ये सेकंड जो साइड थी उसकी भी हमें लेंथ मिल गई। इसी तरह जो थर्ड है साइड, उसकी लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं और वो साइड हमारे पास है AC। अब AC के लिए पॉइंट A और पॉइंट C को कंसिडर करेंगे। ये पॉइंट A और ये पॉइंट C है। दोनों के फर्स्ट x कंपोनेंट आप लेंगे, 0 - 0 का स्क्वायर हो गया, एंड देन सेकंड कंपोनेंट 2 और -2 जो है इनको आपस में करेंगे, तो 2 माइनस ऑफ -2, दिस वन 2 माइनस माइनस +2 विच इज इक्वल टू 4। तो 4 का स्क्वायर अगर लेंगे तो वो 16, और 16 + 0 करेंगे तो वो भी 16 रहेगा। 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4। तो ये तीनों साइड्स की लेंथ हमारे पास आ गई। सर कुछ वेटिंग में का नहीं ऐड कर लें। ओके, जब हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ आ चुकी होगी तो हमें पता है कि राइट ट्राइंगल होने के लिए, राइट ट्राइंगल जो है उसका एक फार्मूला है कि अगर वो फार्मूला उस ट्राइंगल के अंदर फुलफिल कर जाए तो हम ब्लाइंडली कह सकते हैं कि वो राइट ट्राइंगल ही है, और वो है पैथागोरस थ्योरम। अगर राइट ट्राइंगल है तो डेफिनेटली उसमें पैथागोरस थ्योरम जो है वो होल्ड करेगा। तो हम क्या करते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इसमें एक चीज और भी आपने नोट करनी है, इन तीन साइड्स में से, इन तीन साइड्स में से जो बड़ी साइड होगी उसको आपने लेफ्ट साइड पे रखना है, और जो बाकी दो छोटी साइड्स होंगी उनको आपने राइट साइड पे रखना है। तो आप देख सकते हैं ये 2 है और ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू भी 4 से कम होगी, और ये 4 है, तो मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू 4 थी। तो 4 वैल्यू AC की थी, इसीलिए हमने AC को लेफ्ट साइड पर रखा। देन इसकी वैल्यू पुट की इसमें, तो वहां से आपको इसका फाइनल जो है वो आंसर मिल जाएगा। जब तीनों की वैल्यू हमने इसमें पुट की है तो हमें वहां से लेफ्ट और राइट साइड का सेम आंसर मिला है, जिससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो पैथागोरस थ्योरम हम लगाना चाह रहे थे वो इसमें होल्ड करता है, और अगर वो होल्ड करता है तो इट मींस जो ट्राइंगल है इन वर्टिसेस से जो बन रही है वो राइट ट्राइंगल है। तो यही चीज हमने यहाँ पे वेरीफाई करनी थी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है बेटे, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में है कि द पॉइंट्स A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल है जी? ऐसे ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स की लेंथ जो है वो सेम हो उसको हम आइसोसेलेस कहते हैं, और जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ सेम हो जाए उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो जस्ट इसमें हमने क्या करना है, हमें जो 3 पॉइंट्स गिवन है हम उन 3 पॉइंट्स की मदद से इस ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर देन अगर दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये वर्सेस जिस ट्राइंगल को बनाते हैं वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सेम यही काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए बी के दरमियान में लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ये दो पॉइंट दिए हुए ए बी, और इसमें दोनों के पहले जो एक्स कंपोनेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको आपस में माइनस करेंगे। तो 3 - 2 था तो एक माइनस दरमियान में आनी, तो 3 + 2 हो गया। एंड देन y कंपोनेंट को इसी तरह माइनस करेंगे तो 1 - -3 था तो वो मिलके 1 + 3 बन गया। 3 + 2 2 का स्क्वायर, 3 + 2 = 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को आपस में सम अप किया तो 41 आ गया। अब 41 का स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई नहीं होता, इसलिए इसको एज इट इज रखेंगे। इसी तरह सेकंड जो साइड है वो BC है।
तो बी सी के लिए आपको ये दोनों पॉइंट्स कंसिडर करने होंगे, बी और सी। दोनों के एक्स कंपोनेंट जो है पहले उनको आपस में माइनस करें, -2 होल का स्क्वायर आ गया, प्लस फिर दोनों के वाई कंपोनेंट को आपस में माइनस करें तो ये -3 -2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें, -2 और -2 -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू प्लस 4 4 आर 16, तो ये 16 आ गया। इसी तरह -3 और -2 5 माइनस के, और -5 जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 25 आ जाएगा प्लस का। दोनों को सम अप करें तो अगेन ये 41 का स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह थर्ड साइड भी हम निकाल लेते हैं। अगर यहाँ तक भी हम आ जाएं तो तब भी हम कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड्स हमारी इक्वल हो चुकी हैं। लेकिन इसको मजीद वेरीफाई करना है कि कहीं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ना हो, तो हमें तीसरी साइड भी निकालनी पड़ेगी फिर। तो थर्ड साइड को कैलकुलेट करें, ए और सी। तो पॉइंट ए ये आपके सामने है और पॉइंट सी ये है, दोनों को आपस में डिस्टेंस फार्मूले के तहत मिलाएं तो एक्स कंपोनेंट पहले 3 - 2 आ गया, फिर 1 - 2 आ गया, दोनों को सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब ये जो तीनों साइड्स की लेंथ आपके पास आई है, इनको ज़रा गौर से देखें तो इसमें जो फर्स्ट टू साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम है। अगर दो साइड्स की लेंथ सेम हो तो इट मीन्स ये आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यही हमने इसमें वेरीफाई करना था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि हमें कोई से 4 पॉइंट्स दे दिए गए, 4 पॉइंट्स, और 4 पॉइंट्स देके रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि अगर ए बी सी और डी आपके पास 4 पॉइंट्स हों तो ये वर्सेस जो हैं वो पैरेललोग्राम के हैं। इज पैरेललोग्राम इज द स्क्वायर। तो दो चीज़ें हैं जो हमने इसमें वेरीफाई करनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं, क्या ये पॉइंट्स पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं, और दूसरी चीज़, क्या ये पैरेललोग्राम जो है वो स्क्वायर बनती है कि नहीं बनती। ये हमने जो चीज़ें हैं वेरीफाई करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम को पॉइंट्स जो हैं वो लेबल कर देते हैं पॉइंट्स। जैसे ये पॉइंट ए है, एंटी क्लॉकवाइज ये पॉइंट बी, थर्ड कॉर्नर को सी और फोर्थ कॉर्नर को हमने डी का नाम दे दिया। पैरेललोग्राम के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसकी जो अपर साइड है वो लोअर साइड के इक्वल है और लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है। ये हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले इन साइड्स की लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। आफ्टर देन हम इनको कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये साइड्स की जो लेंथ है ये इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी की लेंथ जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ए बी के लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी को कंसिडर करते हैं, दोनों के एक्स कंपोनेंट। 5 -2 था तो +2 आ गया, तो इसी तरह 2 -3 वाई कंपोनेंट को आपस में माइनस कर दिया। आफ्टर देन 5 + 2 7, और 7 का स्क्वायर जो है वो 49 हो गया। 2 - 3 -1, और -1 का स्क्वायर जो है वो सिंपल +1 हो गया। आपस में सम अप किया, 50 आ गया। अब 50 को लिखा जा सकता है 25 × 2, ऊपर स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 आ गया, और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज साथ आ गया। नाउ सेकंड साइड जो है बी सी, पॉइंट बी और सी, ये वाली लेफ्ट वाली साइड जो थी, इसको कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट बी और सी को कंसिडर करना होगा। दोनों के एक्स कंपोनेंट का डिस्टेंस, दोनों के वाई कंपोनेंट का डिस्टेंस, सिंप्लीफाई करें 50, अगेन 5 स्क्वायर रूट 2 आंसर आ जाएगा। थर्ड साइड जो है वो सी और डी से मिलके बनती है, उसके लिए आपको पॉइंट सी और पॉइंट डी चाहिए। दोनों के एक्स कंपोनेंट उसी तरह माइनस करें, फिर दोनों के वाई कंपोनेंट माइनस करें, -3 और -4 मिलके -7, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। इसी तरह +1 और मिलके 50, और 5 स्क्वायर रूट 2 आंसर आ गया। द लास्ट वन साइड जो है वो आपके पास ए और डी के दरमियान में है, तो पॉइंट ए और डी को हम कंसिडर करेंगे। ये डी पॉइंट और ये ए पॉइंट, दोनों के एक्स कंपोनेंट पहले, फिर देन दोनों के वाई कंपोनेंट, सिंप्लीफाई करें, और आंसर इसका भी आ गया 5 स्क्वायर रूट 2। अब हमने देखा है कि जो अपर साइड की लेंथ है, यानी जो ए बी की लेंथ है, वो इक्वल है डी सी की लेंथ के, या सी डी की लेंथ के कह सकते हैं। तो ए बी और सी डी ये आपस में इक्वल हैं। इसी तरह जो लेफ्ट साइड है बनती,
वो है BC, और जो राइट साइड बनती है वो है AD, तो वो आपस में इक्वल है। अगर ये AB और CD यानी अपर साइड लेफ्ट साइड के इक्वल, अपर साइड लोअर साइड के इक्वल हो और लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो, तो देन आप कह सकते हैं कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनसे बनने वाली जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होती है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। आफ्टर देन अब हम ये वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि ये जो पैरेललोग्राम है क्या ये स्क्वायर बनती है कि नहीं बनती। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है बच्चे। आप इसके डायगोनल निकालें। डायगोनल कैसे, ये AC निकालें, ये BD निकालें। अगर ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हो तो देन ये स्क्वायर होगा। अगर ये इक्वल ना हो तो फिर ये रोम्बस होगा, रोम्बस। तो यही काम हमने किया। डायगोनल AC हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पॉइंट A आपके पास गिवन है, पॉइंट C आपके पास गिवन है, दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, दोनों के x कंपोनेंट, दोनों के y कंपोनेंट, एंड देन सिंप्लीफाई करें, आंसर आ गया 10। इसी तरह जो दूसरा डायगोनल बनता है B और D का, तो B और D, एक B पॉइंट ये पड़ा है और D पॉइंट ये पड़ा है, दोनों को इस्तेमाल करें, BD का डिस्टेंस निकालें, सिंप्लीफाई करने के बाद वो भी आंसर 10। जब दोनों डायगोनल सेम हो तो आप कह सकते हैं कि वो स्क्वायर है। तो यही इसकी वेरिफिकेशन है बच्चे। सर जी बच्चे। सर इस बात से पता लगा कि जो पैरेललोग्राम है ये एक स्क्वायर हो सकती है, तो जी अगर हो हम सकती दूसरी ऑपोजिट लेने के कहें एक स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकती है या कह सकते हैं उसे? है। जी बेटे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। पैरेललोग्राम तो की फिर कंडीशन सर उसमें से एक चीज आ जाती है, मैं बताता हूँ आपको। जो जी जी पैरेललोग्राम है ना ये जनरल कॉन्सेप्ट है, और जो स्क्वायर है ना ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। उसकी वजह ये है कि जो पैरेललोग्राम है उसमें सिर्फ साइड्स का पैरेलल होना जरूरी होता है। ठीक है। आप अगर आपके ठीक है। पास कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर पैरेललोग्राम है तो अगर आप उसका डायगोनल वेरीफाई करते हैं ना तो फिर वो बन जाता है स्क्वायर। लेकिन अगर वो स्क्वायर है तो फिर तो अंडरस्टूड ही होगा ना कि उसके तो डायगोनल बराबर ही होने हैं, फिर तो उसमें कोई मतलब डाउट रहना ही नहीं है। लेकिन अगर पैरेललोग्राम है तो उसके दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, डायगोनल बराबर भी हो सकते हैं, डायगोनल बराबर नहीं भी हो सकते। तो आप यूं कह सकते हैं कि हर पैरेललोग्राम जो है वो स्क्वायर नहीं होती, लेकिन हर स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम जरूर होता है, उसकी प्रॉपर्टीज को जरूर वेरीफाई करता है वो। ठीक तो बेटे। सर यानी कि पैरेललोग्राम की सिर्फ कंडीशन यही है कि पैरेलल होंगी, ये नहीं कि जो पैरेलल साइड है उनकी लेंथ भी इक्वल होगी? जब वो साइड्स बेटे पैरेलल होंगी ना आपस में, चार साइड जब जी आपस जी। में पैरेलल होनी है, ऑटोमेटिकली उनकी लेंथ इक्वल हो जानी है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उनकी लेंथ इक्वल ना हो, क्योंकि अगर लेंथ डिफरेंट ही तब होती है जब दो लाइनें आपस में पैरेलल नहीं होती, क्योंकि उनके आपके पास एंड पॉइंट है ना चारों के। अगर एंड पॉइंट ना होते तो फिर आप कह सकते थे कि लेंथ उनकी मुख्तलिफ हो सकती है। जब आपके पास एंड पॉइंट्स हों और अगर वो चीज़ें पैरेलल हैं तो डेफिनेटली उनकी लेंथ उसको वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं होती, वो ऑलरेडी जो है वो पैरेलल होती हैं और तो लेंथ भी। सर आपने अभी अभी आपने बोला कि अगर डायगोनल इक्वल ना होते तो ये रोम्बस होती, हाँ तो हाँ मतलब ये कि पहले यानी कि अभी आप जो बात कर रहे हैं कि वो लेंथ इक्वल होगी, हाँ हाँ। तो अब डायगोनल या की फिर लेंथ, यानी कि आपने मैं बताता हूँ बेटे, ये दो तरह की लेंथ है। एक साइड्स की लेंथ है और एक डायगोनल की लेंथ है। अगर कोई चार पॉइंट से मिलने वाली जो चार साइड्स हैं अगर वो आपस में पैरेलल हैं तो उनकी लेंथ अंडरस्टूड होता है कि इक्वल होती हैं। हाँ, उनके दरमियान में जो बनने वाले डायगोनल है ना उनके बारे में हम श्योर नहीं कह सकते कि वो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। स्क्वायर और रोम्बस जो है ये डिपेंड करता है डायगोनल की लेंथ पे, ना कि जो उसकी बाउंड्री लेंथ है। क्लियर। क्लियर सर। हाँ, तो थैंक ये यू। डिपेंड करता है डायगोनल की लेंथ पे, तो डायगोनल जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ओके बेटे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटे। सर काइंडली स्टूडेंट्स को ऐड कर लें। बेटे 45 स्टूडेंट ऐड हैं और सिर्फ 3 लोग जो है ना वो वेटिंग रूम में हैं, आप परेशान ना हुआ करें, हर 5 मिनट के बाद मैं ऐड करता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड एच। हमने एच फाइंड आउट करना है। एच कोई भी नॉर्मल सो दैट पॉइंट ए भी दिया हुआ है, पॉइंट बी भी दिया हुआ है और पॉइंट सी भी दिया हुआ है। आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल
विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, और राइट ट्राइंगल के अंदर किस वर्टेक्स को फिक्स करना है, किसको हमने 90 के एंगल पे जो है वो रिप्रेजेंट करना है, वो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने मेंशन कर दी है। ओके, सबसे पहले आपने इसकी ज्योमेट्री ड्रा करनी है, ज्योमेट्री के बाद इसको लेबल करना है। जो पॉइंट उन्होंने वर्टेक्स ए जो है राइट एंगल पे जो है वो दे दी है, उसी को ही आपने राइट एंगल मेंशन करना है। उसके अलावा बाकी दोनों पॉइंट्स को अपनी मर्जी से आप लेबल कर सकते हैं, जिसको मर्जी आप बी कह लें, जिसको मर्जी आप जो है वो सी कह सकते हैं। और जो गिवन कंडीशन है वो यही है कि मेजर एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है। ओके, अब बेटे अगर ये राइट ट्राइंगल है तो हमने तो राइट ट्राइंगल के लिए एक ही बात पढ़ी है कि वहां पे पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगा। अब जब हमें लेंथ दी होती थी तो हम अंदाजा लगा लेते थे कि बड़ी साइड को एक साइड पे रखना है और बाकी दो साइड को दूसरी साइड पे रखना है। लेकिन यहाँ पे चूंकि लेंथ हमें गिवन नहीं है, तो फिर हमें जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में वर्टेक्स के बारे में गिवन थी उसको यूज करेंगे। अब वर्टेक्स ए जो है, वर्टेक्स ए जिस जिस के साथ आएगा वो एक बेस बनेगी और एक हाइपोटेनियस या एल्टीट्यूड बनेगी। इसका मतलब हुआ जिसमें वर्टेक्स ए आएगा उसको आपने राइट साइड पे रखना है, और जिसमें ए नहीं आ रहा, जो रिमेनिंग साइड बनती है बी और सी को मिलाने से, वो आपने लेफ्ट साइड पे रखना है। इसी तरह वर्टेक्स चेंज भी हो सकता है, ए की बजाय सी हो सकता है। तो बस आपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट रखना है कि जिन साइड्स में वो वाला वर्टेक्स यूज हो रहा है वो सारी एक साइड पे होंगी, और जो लास्ट वाली एक साइड रह जाएगी जिसमें वो नंबर या वो नेम नहीं आ रहा, वो आप दूसरी साइड पे लिखेंगे बेटे। तो बी सी, सबसे पहले बी सी का जो मॉड है, मॉड का मतलब उसकी लेंथ जो है, ये पॉइंट बी है बेटे और ये पॉइंट सी है। दोनों के पहले एक्स कंपोनेंट को माइनस करें तो ये आ जाएगा बेटे आपके पास 0 माइनस, बल्कि बी और सी, सॉरी बी और सी, ये बी है और ये सी है। दोनों को एक्स कंपोनेंट को पहले माइनस करें, यहाँ से 0 आ गया और यहाँ से एच आ गया तो 0 माइनस एच। फिर वाई कंपोनेंट को माइनस करें, यहाँ से 2 आ गया और इधर से -2 आ गया, तो 2 माइनस -2 करेंगे तो वो +2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटे, बल्कि राइट साइड को भी साथ ही लिख लेते हैं पहले। अब राइट साइड में क्या है, ए बी है बेटे, तो ये आपके पास पॉइंट ए है और ये बी है। दोनों को आपस में माइनस करें, एक्स कंपोनेंट देन वाई कंपोनेंट और स्क्वायर रूट। फिर आफ्टर देन लास्ट जो साइड है बेटे वो आपके पास है ए सी साइड। तो ये पॉइंट ए है और ये सी है, इन दोनों के पहले आप एक्स कंपोनेंट माइनस करेंगे एंड देन फिर आप वाई कंपोनेंट माइनस करेंगे। अब चूंकि बेटे पाइथागोरस थ्योरम में हर टर्म के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो यही स्क्वायर आप इधर भी लिखेंगे, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को क्या करता जाएगा, कैंसिल करता जाएगा बेटे। आफ्टर कैंसिलेशन स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ से 0 माइनस एच, एच ही होता है बेटे, और एच का स्क्वायर उसी तरह ही आ जाएगा। 2 + 2 4 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। सिमिलरली स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 करें तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 इक्वल टू सिंपल स्क्वायर रूट 3, और अगर इसका स्क्वायर है बेटे तो इट मीन्स इसका स्क्वायर आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, सिंपल 3 आपके पास आ गया। तो यही 3 लिखा हुआ है। -1 और -2 -3, और स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। फिर ये जो राइट साइड पे है ये वाली टर्म जो है, जब स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये स्क्वायर हमें ओपन करना पड़ेगा। इस स्क्वायर को ओपन करने के लिए a माइनस बी का फार्मूला हम यूज करेंगे, यकीनन आपको याद होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है, दिस वन इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। तो यही फार्मूला आप इस टर्म पे लगाएंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपके पास 3 टर्म्स यहाँ से आ जाएंगे। और लास्ट वाली टर्म जो है -1 और +2, सिंपल +1 आ गया, और +1 का स्क्वायर +1 ही होता है। आफ्टर देन जो h वाली टर्म्स हैं उनको एक जगह पे कर लें, और जो दूसरी टर्म्स हैं उनको आपस में कंबाइन कर लें। ये h स्क्वायर तो इससे कैंसिल हो गया पहले। आफ्टर देन बेटे 9 + 3 12, 12 + 3 15 और 1 मिलके 16 बन गया, और ये टर्म एज इट इज लिख दी। अब 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो -2 स्क्वायर रूट 3 इंटू एच इक्वल टू 0 हो गया। अब ये जो नंबर है एच के साथ आने वाला, ये पूरी टर्म को इधर भी -2 स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड कर दे, इधर भी -2 स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड कर दे, ये इससे कट गया। और 0 ओवर समथिंग करें तो बेटे आंसर होता ही 0 है। इसका मतलब वो एच का आंसर क्या आ गया, यहाँ से 0 आंसर मिल गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, ज़रा जल्दी जल्दी देखिएगा इसको। जो चीज़ अभी हम करके आए हैं सेम वही काम इसमें भी बेटे करना है। हमने एच फाइंड करना है, पॉइंट ए भी दिया है हमें, पॉइंट बी भी दिया हुआ है, पॉइंट सी भी दिया और बता दिया गया है कि ये जो है राइट ट्राइंगल के वर्सेस है और वर्टेक्स ए पे जो है वो 90 एंगल है। तो यही बात यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में भी यही थी बेटे, ये 90 का एंगल है तो यहाँ पे पॉइंट ए मार्क कर लें, इधर पॉइंट बी, पॉइंट सी। उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तीनों की साइड निकालें, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल करें, सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना बड़ा सिंपल सा है, आपने पहले भी ये सीखा हुआ है बेटे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एच स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, फिर ये कांस्टेंट लास्ट वाला वो -60 है, दोनों को मिलाओ तो बेटे -60 बनता है। इसी तरह जो दरमियान में कोफिशिएंट है वो है +4। अब आपने ये चीज़ें बनानी है बेटे, ये कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से -60 बनता हो और प्लस करने से 4 बनता हो। तो -60 तो बेटे आप 10 और -6 ही कर सकते हैं, और जब आपको प्लस का 4 चाहिए तो इट मीन प्लस के 10 और माइनस का 6 करें, फिर ही आपके पास प्लस का 4 आना है। तो ये वो पेयर है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन में इस्तेमाल होने। इस पेयर के साथ आप वेरिएबल लिखें तो इस 4 की जगह पे यही पेयर जो है वो वेरिएबल के साथ आ जाएगा, +10h -6h, और बाकी दोनों टर्म्स जो स्टार्ट वाली और लास्ट वाली है वो एज इट इज आ जाएगा बेटे। फिर जो स्टार्ट वाली दो टर्म्स हैं उनमें से देखो कोई चीज़ कॉमन आ रही होगी, एच उसमें से कॉमन आ रहा था, एच को बाहर निकालें तो एक एच यहाँ से आ गया बेटे, एच बाहर आ गया तो यहाँ से 10 आ गया, -6 कॉमन निकालें तो यहाँ से एच आ गया, और जब 6 कॉमन निकाला होगा माइनस वाला तो ये प्लस का 10 रह गया यहाँ से। फिर दोनों ब्रैकेट्स को गौर से देखें, क्या दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम नज़र आ रही हैं आपको? अगर वो दोनों सेम हो बेटे तो फिर इसका मतलब होता है कि आपने जितना भी काम किया अभी तक वो ठीक किया है। तो ज़रा गौर से देखें, ये ब्रैकेट और ये दोनों बिल्कुल सेम है, 100% सेम है। तो इट मीन्स आपने काम ठीक किया है। फिर इस ब्रैकेट को कॉमन निकाल लें तो यहाँ से आपके पास एच आ गया और यहाँ से आपके पास जो है वो 6 आ गया। इसको ज़रा गौर से दोबारा देखिएगा ज़रा। हाँ जी, इसमें है कि ये जो h + 10 इसको कॉमन निकाल लें, जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से h आ जाएगा माइनस यहाँ से 6 आ जाएगा। तो अब इस फैक्टर को स्टार्ट पे लिख लें, इसको बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही यहाँ पे किया हुआ है। जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 इट मीन्स या फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या सेकंड फैक्टर 0 होगा। तो फर्स्ट फैक्टर से वैल्यू निकल आई h = 6 और सेकंड से वैल्यू निकल आई h = -10। तो ये h की वैल्यू जो है बेटे हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रेटिकल है हमारे पास, उसका पॉइंट ए बी सी एंड डी हमें गिवन है। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। सबसे पहला काम उसकी साइडों के मिड पॉइंट हमने निकालने। ओके, शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हमें जो क्वाड्रेटिकल दी हुई है, पहली बात तो ये है कि क्वाड्रेटिकल कहते किसको है? कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके 4 कॉर्नर आपको मिल जाए और वो क्लोज पॉलीगॉन हो, उसको आप क्वाड्रेटिकल का नाम दे सकते हैं। क्वाड्रेटिकल इज एनी ज्योमेट्रिकल पॉलीगॉन या ज्योमेट्रिकल फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय 4 डिफरेंट पॉइंट्स, और वो फिगर जो है आपकी वो क्लोज होनी चाहिए, वो आपकी क्वाड्रेटिकल कहलाती है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, फिर बी से ये सी, सी से डी, और ये ए से डी या डी से ए कह सकते हैं, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिकल है। और हमें यही 4 पॉइंट जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ए बी सी एंड डी। सबसे पहले हमने इन चारों साइड्स के मिड पॉइंट निकालने। तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला हमें पता है
कि जिन दो पॉइंट के दरमियान मिड पॉइंट निकालना हो, दोनों के एक्स कंपोनेंट को सम करके 2 पे डिवाइड करते हैं, एंड आफ्टर देन दोनों के वाई कंपोनेंट को सम करके 2 पे डिवाइड करते हैं। अगर आप मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना चाहें तो पॉइंट ए और बी पे फोकस करें, दोनों के एक्स कंपोनेंट, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से -7, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें। देन दोनों के y कंपोनेंट 3 और ये जो 7 है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें तो ये P पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है A और B का, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह बेटे आपने मिड पॉइंट ऑफ B और C, ये B है और ये C है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पॉइंट B और C को कंसिडर करेंगे, दोनों के x कंपोनेंट का सम, दोनों के y कंपोनेंट का सम, तो यहाँ से आपको पॉइंट Q मिल जाएगा जो B और C के दरमियान में मिड पॉइंट होगा। इसी तरह C और D के दरमियान में मिड पॉइंट फाइंड कर लें, और लास्ट पे A और D के दरमियान में मिड पॉइंट फाइंड कर लें। तो आपने एक्चुअल में किया क्या है कि जो पॉइंट P है, पॉइंट Q है और पॉइंट R S, ये हमने 4 पॉइंट फाइंड किए हैं। जब ये 4 पॉइंट आप फाइंड आउट कर लें तो आफ्टर देन क्या करना है, आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, इसको इस पॉइंट के साथ, इसको इधर और इसको इधर, तो ये एक नई फिगर बन गई आपके पास ये वाली। अब इस फिगर को हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये पैरेललोग्राम बनती है कि नहीं बनती। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो अपर साइड है इसकी लेंथ निकालेंगे PS की, और जो लोअर साइड QR है इसकी लेंथ निकालेंगे, ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो PS की लेंथ निकालने को मुश्किल नहीं है, पॉइंट P भी हमारे पास है, पॉइंट S भी हमारे पास है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो PS की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ये आपके पास PS की वैल्यू है 6√2। इसी तरह QR की वैल्यू निकाल लें, तो ये QR की वैल्यू निकाली, वो भी यही चीज़ आई है। जब दोनों की लेंथ बराबर है इट मीन्स यहाँ से PQ और RS ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। सिमिलरली जो लोअर साइड ये है इसको, और ये जो अपर साइड है इनकी लेंथ निकालें, यानी PQ की लेंथ और RS की लेंथ, वो भी आप देख सकते हैं PQ की जो है वो √61 है, RS की भी √61 है, इट मीन्स ये भी आपस में इक्वल है। तो फिर यहाँ से कंडीशन पूरी होगी कि PQ और RS आपस में इक्वल हैं, QR और PS आपस में इक्वल हैं। तो जब लेंथ ऑफ अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हैं तो इट मीन्स ये चारों पॉइंट मिलके एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो पैरेललोग्राम के लिए जस्ट आपने क्या करना है, उसकी जो साइड्स की लेंथ है उनको कैलकुलेट करना है। अगर ऑपोजिट साइड्स की लेंथ जो है वो सेम आ जाए तो इट मीन्स वो ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो एक पैरेललोग्राम होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिल है और उसके वर्टेक्स हमें दिए गए हैं जी, उसमें आपने H फाइंड करना है, उसमें वर्टेक्स A भी दिया हुआ है, वर्टेक्स B भी दिया है, C भी और D भी। हमने सबसे पहले क्या करना है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रा की, उसमें पॉइंट A मार्क कर लिया, B कर लिया, C कर लिया एंड D कर लिया। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिल जो है उसने बता दिया क्वेश्चन के अंदर कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो इट मीन्स हम इसकी ऑपोजिट साइड्स की लेंथ निकालेंगे, आफ्टर देन लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल रख लेंगे और अपर साइड को लोअर साइड के इक्वल रख लेंगे। बिल्कुल यही काम किया बेटे आपने, यही लेंथ की जो कंडीशन है कि जो ABCD है वो असल में पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर लेंथ ऑफ अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होगी, तो आपने AB और CD को आपस में इक्वल कर लिया। AB के लिए आपने पॉइंट A और पॉइंट B को यूज़ किया, और CD के लिए आपने पॉइंट C और D को यूज़ किया। तो चारों के चारों पॉइंट जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन थे। डिस्टेंस फार्मूला लगाया बेटे, दोनों तरफ सिंप्लीफाई किया। अब चूंकि इधर भी स्क्वायर रूट आ रहा है और इधर भी स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, स्क्वायर से दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, 16 और 4 मिलके 20 बन गया, ये फैक्टर एज इट इज आ गया। अब हमें H की वैल्यू चाहिए, तो 16 को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, तो 20 - 16 करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर H की वैल्यू निकालनी है तो वो +-2 आ जाएगा। अब सेकंड कंडीशन ये है कि हमने ये वेरीफाई करना था कि क्या इस H को यूज़ करते हुए ये स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता। अब H की दो वैल्यूज हैं, तो सबसे पहले आप फर्स्ट वैल्यू ले लें, H = -2। अब ये वैल्यू आप फोर्थ पॉइंट में पुट कर दें, जहां पे आपको नजर आ रहा था कि H की वैल्यू
इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है h वो गिवन है, तो इस पॉइंट में आप h की वैल्यू पुट कर दें। इसका मतलब हुआ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ पॉइंट डी में फर्क आएगा जब आप h की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब आप h की जगह पे -2 पुट कर देंगे तो d पॉइंट बन जाएगा 1 और -2। अब इन चारों पॉइंट्स को यूज करते हुए काम वही करना है फिर आपने कि a और c का डायगोनल निकालना है, b और d का डायगोनल निकालना है। अगर ये लेंथ आपके इक्वल आ जाती है दोनों तो ये स्क्वायर बन जाएगा, अगर लेंथ इक्वल नहीं आती तो फिर ये स्क्वायर नहीं बनेगा। आपने इनकी लेंथ निकाल दी है। जैसे AC लेंथ निकाली है, उसका आंसर 6 आ गया है। इसी तरह आपने BD लेंथ निकालनी है, पॉइंट B और D को इस्तेमाल करते हुए। तो पॉइंट B और D को इस्तेमाल करते हुए लेंथ निकाली, वो 4 आ गई। अब जो AC थी उसका आंसर कुछ और आया है, BD का आंसर कुछ और आया है। इसका मतलब हुआ चूंकि इनकी लेंथ आपस में इक्वल नहीं है, चूंकि इनके डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर ABCD जो है ये स्क्वायर नहीं बना सकते, क्योंकि स्क्वायर तो सिर्फ उसी सूरत में बनना था जब आपकी दोनों डायगोनल की लेंथ जो है वो सेम होती। इसी तरह फिर आपने नेक्स्ट जो सेकंड केस होगा उसमें आपने h इज इक्वल टू 2 के लिए इसको वेरीफाई करना है, और उसमें भी देखना है कि क्या AC और BD की लेंथ जो है वो आपस में सेम आती है कि नहीं आती। अगर वो सेम आ जाए लेंथ तो इट मीन्स आपको उसमें यहाँ से श्योरिटी मिल जाएगी कि ये h इज इक्वल टू 2 के लिए स्क्वायर है, और h इज इक्वल टू 2 के लिए स्क्वायर -2 के लिए स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये आफ्टर वेरिफिकेशन आपने खुद वेरीफाई करना है। ठीक है जी। और बाकी जो है लेक्चर के रिलेटेड कोई भी आपको पॉइंट समझ ना आए बेटे तो आप नेक्स्ट लेक्चर में वो पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज